नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे ख़ास मेहमान श्रीमान उमेद लोहान जी हैं। आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उमेद लोहान जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके भी सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार जी। उमेद जी, जिस प्रकार से चौटाला परिवार के साथ आपकी नज़दीकियाँ रही, जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथी के रूप में, संघर्ष के साथी के रूप में आपने कंधे से कंधा मिलाकर उनके परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने का एक मुहिम चलाई और उसको वास्तव में आपके हिसार लोकसभा क्षेत्र में जिस तरीके से आपने उपस्थिति दर्ज कराई, उसके बाद क्या आप बदलाव देखते हैं हरियाणा के प्रदेश की राजनीति में? परिवर्तन यात्रा के बाद जो बदलाव आया उसकी झलक आपको कैथल की जो हमारी रैली थी, सम्मान रैली, उसमें दिखाई दी होगी। 5-5, 7-7 किलोमीटर तक लगातार जाम लगा हुआ था। लाखों लोग उस रैली में शिरकत करने पहुँचे। वो उस परिवर्तन यात्रा का और अभय सिंह चौटाला जी के संघर्ष का नतीजा था कि वो तकरीबन 2000 गाँव में गए, लोगों से मिले और लोगों को जो चौधरी देवीलाल की नीतियां थी और उनकी पार्टी से जुड़ने का दोबारा से आह्वान किया। तो जो हमारा कैडर और वोटर जेजेपी में या इधर उधर चला गया था, वो सारा मन बना के कैथल पहुंचा और कैथल रैली ने ये तय कर दिया कि परिवर्तन यात्रा हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित हुई है। जी लोहान साहब, जिस प्रकार से अभी विधानसभा का सत्र आयोजित होना है, बजट सत्र है, इसी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। उस स्थिति में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अपना क्या एक भूमिका रहेगी उस अविश्वास प्रस्ताव में? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल तो हमेशा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा है। विधानसभा की तो हमने तो सदस्यता भी छोड़ने का काम किया है, जबकि 31 एमएलए वाली पार्टी थी, उसमें से एक भी इनका नेता ये हिम्मत नहीं जुटा पाया। आने वाले समय में भी हम तो सरकार के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। जी, हमने तो अपनी कैथल की रैली में इनको आमंत्रित करने का काम भी किया था। और चौटाला साहब ने फतेहाबाद की रैली में आह्वान भी किया था कि भाई इनसे लड़ने के लिए सारे इकट्ठे हो जाओ। जी, लेकिन जो ईडी है उसके दबाव में कुछ नेता हैं जो प्रदेश के, जिन्होंने इस बात को अपने मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया। जी, इस बात से हरियाणा प्रदेश का जो किसान है वो बहुत दुखी है और वो अपनी जो तीसरी आंख है उससे ये देख रहा है कि जो उनकी लड़ाई है उसको कमज़ोर करने का काम किसने किया है। जी, वो ये समझ गया कि कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं चाहते कि इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी जाए और प्रदेश से या देश से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो, वो मिले हुए हैं। जी लोहान साहब, अभी राज्यसभा के चुनाव होने हैं। उस राज्यसभा के चुनाव में कि कोई भी उम्मीदवार नहीं उतार पाया विपक्ष ने सत्ता पक्ष को एक खुला मैदान दे दिया और भारतीय जनता पार्टी ने सुभाष बराला को उम्मीदवार बना दिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ चर्चाएं चली सरपंचों की और पूरे प्रदेश भर के सरपंचों ने एक निर्दलीय उम्मीदवार उतारने का मन बनाया, प्रयास किया, लेकिन वो 10 विधायकों की सहमति पत्र का जो एक आंकड़ा होता है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, नामांकन करने के लिए, वो आंकड़ा नहीं जुटा पाए। उस स्थिति में आप जिस प्रकार से खाली मैदान छोड़ना, क्या विपक्ष अपनी भूमिका से विमुख हो चुका है? कांग्रेस पार्टी के पास 30 विधायक हैं। जी, ये उनका फर्ज बनता था कि वो सबसे संपर्क करें। जी, चाहे वो आज़ाद विधायक हैं, चाहे अन्य पार्टियों के लोग हैं। जी, और इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। जी, हार जीत होना एक अलग विषय है, लोकतंत्र में अलग विषय है। जी, जब इंडियन नेशनल लोकदल मुख्य विपक्षी पार्टी थी, अभय सिंह चौटाला विपक्ष के नेता थे। जी, तो उन्होंने उम्मीदवार उतारने का काम किया था और कांग्रेस पार्टी से बात करने का काम किया था। जी, सोनिया गांधी जी उन्होंने भी उस उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा विधिवत रूप से की थी। इनके पास पार्टी की ओर से ये आदेश भी आ गए थे। आप आर के आनंद जी के विषय में बात कर रहे हैं? आर के आनंद को उतारा था इंडियन नेशनल लोकदल ने। कांग्रेस पार्टी का
जो समर्थन था उसके साथ था जी उसके बाद भी ये लोग, जी आपने वो तमाशा देखा होगा, निश्चित तौर पे। आज जो लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, जी उन पेन बदलने वाले भी वही थे, कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं थे जी तो पेन बदला गया जी और पेन बदल के वो वोट कैंसिल कराए गए जी और जो उस पूंजीपति को राज्यसभा में भेजने का काम किया गया, उसमें विपक्ष को भी कमज़ोर किया गया और भारी मात्रा में पैसे का लेन देन भी हुआ जिसमें ये नेता शामिल थे। जी लोहान साहब, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने स्वामीनाथन जी को एक भारत रत्न देने की घोषणा करी, वहीं अगर क्या आप ये मानते हैं कि स्वामीनाथन जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होती जो स्वामीनाथन जी ने जो उनके आयोग के तहत जो नीतियां निर्धारित की थी, क्या उन नीति निर्धारण को सरकार अमली जामा पहनाती तो सही मायने में वो भारत रत्न देने का वो हम साक्षात मूर्त रूप देख पाते? स्वामीनाथन जो साइंटिस्ट थे जी उनके साथ सबसे पहले धोखा करने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया, जी जिसने इस आयोग का गठन किया था जी और उनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। जी उन्होंने जब इसकी रिकमेंडेशंस आई, लागू करने के बजाय पहले तो एक कमेटी बना दी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, फिर उस कमेटी ने भी जो रिपोर्ट दी काट छांट करके जी उसको भी कांग्रेस पार्टी ने लागू करने का काम नहीं किया, अपने ही बिठाए हुए आयोग की बातों को ठुकराने का काम किया। जी उसके बाद इसको मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने अपना घोषणा पत्र में रखा, भाषणों में कहा जी कि हमारी सत्ता आते ही हूबहू हम इस रिपोर्ट को लागू करने का काम करेंगे। जी उसमें से कुछ भी लागू करने का काम नहीं किया। इसी वजह से 700 किसान शहीद हुए। जी आज भी किसान सड़कों पे है। जी उस पर पैलेट गन जो कश्मीर में उग्रवादियों पर बरसाई जाती थी, जी आज वो पैलेट गन उस किसान पर बरसाने का काम किया जा रहा है। जी तो असली श्रद्धांजलि तो वही होती यदि भारत रत्न के साथ साथ उसको भी लागू करने की घोषणा करते। जी फिर भी यदि उनको ये सम्मान दिया गया है तो अच्छी बात है उन राजनेताओं से जो इतिहास में बिना कुछ देश के लिए इसको लेते रहे। जी लोहान साहब, छोटे छोटे दो अंतिम क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा। क्या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आगामी चुनाव में भाग लेगी? अभी पार्टी संगठन की 10 की 10 लोकसभा पे और पूरी विधानसभा पे पूरी तैयारी चल रही है। जी संगठन का काम चल रहा है। अब भी आप देखोगे बहन जी के हाथ में भी कापी हैं। जी सदस्यता अभियान चल रहा है। जी 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है पूरे प्रदेश में। जी हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन अभय सिंह चौटाला जी ने बार बार कहा है कि कोई हमारे पास आके जी विपक्ष को मजबूत करने की बात करेगा तो हम उसके साथ जरूर बात करेंगे। जी लेकिन जिस तरह हमने पहल की और फिर उसको पहल को निरादर करने का काम किया, हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। लोहान साहब, आपने खुले मन से कहा जो इनेलो पार्टी के दरवाजे पर आएगा उसका स्वागत है। क्या इस स्थिति में जेजेपी पार्टी यदि किसी परिस्थिति में इनेलो पार्टी में विलय कर लेती है तो क्या जेजेपी पार्टी के लिए भी आपके दरवाजे खुले रहेंगे? इसका जवाब दर्जनों बार चौटाला साहब देश के हैं जी, अभय सिंह चौटाला देश के हैं। भाजपा और जसपा में फ़र्क क्या है? लड़ाई सरकार के साथ है, वो सरकार का हिस्सा है। जी तो आपका ये जो सवाल है जी मैं गैर ज़रूरी समझता हूँ। उमेद सिंह लोहान जी लोकसभा में बतौर प्रत्याशी होंगे, विधानसभा में होंगे, किस जगह उमेद लोहान जी अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे? ये सारी बातें पार्टी का जो बोर्ड है पार्लियामेंट्री, जो ये फैसले लेते हैं वही तय करता है कौन कहाँ से लड़ेगा। व्यक्तिगत कोई आदमी इस चीज़ में ना तो पार्टी के संविधान में ये चीज़ नहीं, तो जहाँ पार्टी जिसकी ज़रूरत समझेगी उसको लड़ाएगी। चलिए लोहान साहब, एक अभय सिंह चौटाला जी ने एक घोषणा की है कि इस बार युवाओं को 50% मौका दिया जाएगा लोकसभा विधानसभा में। क्या उस वाक्य पर आज भी कायम है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी? अभय सिंह चौटाला जी जो घोषणा करते हैं उस पर कायम रहते हैं। जी, जब टिकटें बढ़ेंगी जब आप इस बात को देख लेना। युवाओं के लिए उन्होंने अनेकों घोषणाएं की हैं। उन्होंने इस यात्रा के दौरान युवाओं का दर्द देखा है कि किस तरह माँ बाप को ज़मीनें बेचने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, वहाँ भी रोज़गार नहीं मिल रहा, फिर वापस आ रहे हैं, कोई रास्ते में डूब के मर रहा है, कोई जंगल में मर रहा है।
तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये भी घोषणा की है वे जो बेरोज़गार रह जाएंगे सरकार आने पे उनको 21,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देने का काम करेंगे और कोशिश रहेगी कि हर घर में एक रोज़गार दिया जाए। जी लोहान साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलते हैं। निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने युवाओं के लिए एक सुनहरे भविष्य होने का एक सपना, इसको वास्तविक रूप में कितना वो कायम कर पाते हैं, कितना उसको मूर्त रूप दे पाते हैं, वो एक सपन दिखाया जा रहा है। आप देखिए, आप उन सपनों को खुली आंखों से देखना चाहते हैं या नींद में देखना चाहते हैं, विषय आपका है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।